Hello guys, you are with content sir, and today we are just going to study lesson keeping quiet. So first of all, we would like to make a bit discussion about the poet. You know, so the poet name is Pablo Neruda, who was born in 1904 and died in 1973. Is the pen name of Neptali Ricardo Reyes Bosalto, who was born जो जन्मी in the town of Peral in Chile। लिखा है अबाउट द पोएट, कविता कवि के बारे में पढ़ते हैं। तो कवि का क्या नाम था? पाब्लो नेरुदा, जिनका जन्म 1904 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1973 में हुई। इज द पेन नेम, ये जो पेब्लो नेरुदा है ये पेन नेम है ना किसका? आप नेप्ताली रिकार्डो रेयस बेसाल्टो, है ना, इनका ये पेन नेम है। हु वाज बोर्न, जिनका जन्म हुआ था कहाँ? इन द टाउन, कस्बे में। कौन सा कस्बा? कस्बे का क्या नाम है? द पेराल इन चिली, जो चिली में है। मैंने कस्बे का नाम पेराल, जो कि कहाँ पर है? चिली में है। नेरुदास पोएम्स आर फुल ऑफ इजली अंडरस्टूड इमेजेस। नेरुदास मैंने नेरुदा की जो पोएम्स हैं और कविताएं हैं वो आर मने हैं कैसी हैं? फुल ऑफ, भरी हुई हैं। आप इजी अंडरस्टूड इमेजेस, इजी मैंने सरलता से, इजली मैंने आसानी से, अंडरस्टूड समझ लेने वाली इमेजेस मैंने क्या करें, कल्पनाओं से या चित्रों से। तो इनकी जो कविताएं हैं तो जनरली वो बहुत ही सरल हैं। इन्होंने जो मैंने जिस भाषा का यूज किया है बहुत ही सरल भाषा का यूज किया है। विच जो कि मेक बनाती हैं देम, उनको टू नो लिस ब्यूटीफुल। नो लिस मैंने इनकी ये इन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया है तो इससे इनकी मैंने कविता में की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती है। विच मेक्स देम नो लेस, नो नहीं, लेस कम, ब्यूटीफुल मैंने जिसकी सुंदरता में कमी नहीं आती है ना। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। ही वॉन, उन्होंने जीता, द नोबेल प्राइज यानी नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर यानी साहित्य के लिए। कब? इन 1971 यानी 1971 में उन्होंने ठीक है साहित्य में, जिस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए लिटरेचर के लिए मिला था, उसी प्रकार से उनको 1971 में ठीक है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन दिस पोएम, इस कविता में नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग्स। इन दिस पोएम, इस कविता में नेरुदा टॉक्स, बात करते हैं अबाउट द नेसेसिटी, अबाउट बारे में, किसके? द नेसेसिटी, आवश्यकता के बारे में। किसकी आवश्यकता के बारे में? ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही होता है अंतरंग हो जाना, यानी मैंने आत्मनिरीक्षण करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, है ना, आत्मीयता के साथ। एंड अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग, अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग मतलब होता है मानव जाति में। इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग में सृजन करना, अब फीलिंग मैंने एहसास, अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग माने आपसी समझ, अमंग द ह्यूमन बीइंग माने मानव जाति के बीच में। तो पूरी मतलब क्या होगा? इन दिस पोएम, इस कविता में नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी नेरुदा जो चाहते हैं, है ना, कि हम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन माने चुपचाप या शांति के साथ आत्मनिरीक्षण करें या शांति के साथ में कुछ सोचें। एंड क्रिएटिंग, और क्रिएट करते हैं या सृजन करें द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग माने आपसी समझ की फीलिंग को विकास करें एमंग द ह्यूमन बीइंग्स माने मानव जाति के बीच में। सो बिफोर गोइंग अहेड, let's study a bit about the poem. What does the title of the poem suggest to you? What, क्या does the title, शीर्षक जो है, तो शीर्षक क्या आप द पोएम मैंने कविता का, सजेस्ट मैंने सुझाव देता टू यू मैंने आपको ये जो कविता का शीर्षक है इससे आपको क्या सुझाव मिलता है, आपको क्या लगता है?
व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, द पोएम इज अबाउट, की कविता किसके बारे में, आपको क्या लगता है कि कविता किसके बारे में। सो नाउ दिस इज द पोएम। नाउ द पोएट सेज, कवि कहते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12। पहले इतने को देख लेते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। नाउ अब वी विल यानी हम सभी, काउंट माने गिनती करेंगे, टू 12 माने 12 तक। अब हम सभी 12 तक गिनती गिनेंगे। एंड और वी विल ऑल कीप स्टिल, एंड वी विल हम ऑल सभी कीप स्टिल शांत रहेंगे। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर पोएटिक डिवाइस की चर्चा करते हैं। नाउ कवि कहते हैं कि नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल काउंट, हम काउंट करेंगे, है ना, टू 12 12 तक गिनती। अब 12 तक गिनती कैसे गिनेंगे, ठीक है, इसमें 2-3 चीजें आती हैं। पहली चीज 1 से लेकर के 12 तक काउंटिंग करने का मतलब होता है, यहाँ पर एक वॉच है, देयर इज अ वॉच, यू नो, जब वॉच में 12 बजते हैं तो मिनट का वाला जो रहता है स्टिक, और जो आवर की स्टिक होती है, सेकंड की स्टिक होती है, वो क्या होती है, एक सीधी होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है ना, कि हम लोग क्या हो जाएंगे। अब ये इशारा करता है कि आदमी जब आप अपने मुंह में हाथ रख लेता है, उंगली रख देता है, इसका मतलब कि हम शांत रहेंगे, फर्स्ट ऑल। सेकंड थिंग, ये 12 महीनों के लिए भी है ना, 12th मंथ सिंस जनवरी टू दिसंबर, तो हम 12 महीने तक, है ना, ऐसा नहीं कि हम एक्टिव नहीं रहेंगे, है ना, लेकिन जो हमारे जो कार्य होंगे वो शांतपूर्ण होंगे, है ना। थर्ड वन, यहाँ पर जो इसका शीर्षक है, द टाइटल व्हाट एवर दिस पोएम इज कंसर्न, इट्स title is keeping quiet. So there are 12 words, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, है ना। तो यहाँ पर अब ये देखा जाए कि कवि ने कहा है कि वी विल नाउ वी विल कीप वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे, तो 12 तक गिनेंगे मतलब हम शांत रहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वॉच के थ्रू देखें तब भी हम क्या रहेंगे, अब शांत रहेंगे, यानी अपने हाथ पाँव को थोड़े कुछ देर के लिए आराम देंगे, है ना। या 12 मंथ को देखें, यानी हम 12 महीने तक सिर्फ शांति के साथ रहेंगे, यानी आपस में देयर वुड बी नो कोलाइड बिटवीन अस, ऐसा। तो देयर आर मेनी मोर मीनिंग्स, है ना। तो आगे चलते हैं। तो जो कवि जो पोएट्स हैं, है ना, पोएट्स का मतलब कहना है कि वी विल नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनती गिनेंगे, यानी हम क्या रखेंगे, शांति रखेंगे। एंड और वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम पूरी तरह से क्या रहेंगे, वी यानी हम, ऑल सभी, कीप स्टिल शांत रहेंगे। अब इन 2 लाइन में थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस को देख लेते हैं। पहले यहाँ देखते हैं, लिखा है नाउ वी विल। यहाँ ये 2 वर्ड हैं, वी और विल, ये दोनों वर्ड्स की जो शुरुआत है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है। तो रूल्स ये है कि अगर 26 लेटर्स में ए ई आई ओ यू यानी जो वावेल्स हैं, है ना, वावेल की अपेक्षा अगर वावेल ना आए, अगर कोई कॉन्सोनेंट आए, और इफ टू आर मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स, है ना, विच स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट्स, यानी 2 अथवा 2 से अधिक, माने माने तुरंत या एक के बाद एक आने वाले जो शब्द होते हैं, है ना, अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, तो वहाँ पर इलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज होता है। यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस व्हाट एवर यूज हियर, दैट्स इलिट्रेशन। सेकंड थिंग, यहाँ पर कवि ने एक बार कहा है कि नाउ वी विल काउंट 12, अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे, यानी एक बार उन्होंने कहा है बोलने के लिए, यानी काउंट करने के लिए, तो जब काउंट तो तब करेंगे जब बोलेंगे। और दूसरे ही बने लाइन में उन्होंने कहा है एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और शांत रहेंगे, तो यानी यहाँ पर एक अपोजिट एक्टिविटी का बोध है। तो जब अपोजिट एक्टिविटी का बोध होता है, तो वहाँ पर एंटीथीसिस पोएटिक डिवाइस होती है। तो यहाँ पर इन 2 लाइन में 2 पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। एंड अनदर वन, वी विल, एक और है वी एंड विल, हियर वी एंड विल, तो यहाँ भी वी का फर्स्ट जो लेटर है कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, और डब्ल्यू भी, ये दोनों एक साथ आए हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों सेम
कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे थे, यहाँ भी इलेक्ट्रीशियन यूज किया है ना। तो यहाँ पर तकरीबन 2 पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। चलिए लेट्स गो टू सेकंड स्टेंजा। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, क्या लिखा है? फॉर यानी के लिए, वंस माने एक बार, सिर्फ एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस ऑफ द अर्थ, फेस ऑफ द अर्थ माने होता है पृथ्वी का चेहरा। कैसे? अर्थ माने पृथ्वी, यानी एक बार हम पृथ्वी को देख लें। पृथ्वी के अंदर बहुत हलचल है, देयर इज मच मोर एक्टिविटी, मोशन, यू नो, इन द अर्थ। लेकिन बाहर से कैसी कैसी दिखती? शांत। इसी जिस प्रकार से हमारी बॉडी है, एक सिस्टम है ना। तो अंदर कितनी भी हलचल हो, लेकिन हमें क्या रखना चाहिए? शांति रखना चाहिए। भाई हमारे नर्वस सिस्टम तो चलता ही रहेगा, है ना। तो फॉर वंस, एक बार के लिए, है ना, ऑन द फेस ऑफ द, जिस प्रकार से ये पृथ्वी है ना, या एक अर्थ ये भी निकल रहा है कि एक बार इस पृथ्वी की सुरक्षा के लिए, है ना, लेट्स नॉट स्पीक, चलो ना बोलें, इन एनी लैंग्वेज, कोई भाषा। यहाँ पर एक वर्ड कभी फिर से पोएट ने कहा दिया है कि पृथ्वी की सुरक्षा के लिए, तो सही था, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के लिए, पृथ्वी को देखते हुए, है ना, लेट्स नॉट स्पीक, चलो ना बोलें, लेट्स, चलिए नॉट स्पीक, नहीं बोलते हैं, ठीक है, इन द एनी लैंग्वेज, किसी भाषा में, चलिए किसी भाषा में नहीं बोलते। एक बार तो उन्होंने ये कहा दिया, है ना। लेकिन आगे क्या लिखा है? लेट्स स्टॉप। फिर उन्होंने कहा, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा इसका, इन दोनों लाइन का थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं, है ना। पोएट ये कहना चाहते हैं कि ये जो लैंग्वेज है, एज फार एज द लैंग्वेज इज कंसर्न, है ना, सो द होल डाइवर्सिटी कम्स थ्रू द लैंग्वेज। इस संसार में जो लोग बटे हुए हैं, किसकी वजह से बटे हुए हैं? लैंग्वेज की वजह से। क्योंकि कहीं पर हिंदी बोली जा रही है, कहीं रशियन बोली जा रही है, कहीं चाइनीज भाषा बोली जाती है। ये जो वनली द लैंग्वेज विच डाइवर्ट द पीपल, ये सिर्फ भाषा ही है जो लोगों को अलग करती है। तो अगर लैंग्वेज हम बोलेंगे ही नहीं, तो सबकी एक भाषा हो जाएगी, और होगी शांति की भाषा, कीपिंग क्वाइट। तो जब सब लोग शांत हो जाएंगे, इसका मतलब कभी कहीं ना कहीं कहता है कि ऑन द फेस ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी में सिर्फ देयर वुड बी ओनली वन लैंग्वेज, सिर्फ एक भाषा होगी, और दैट वुड बी द लैंग्वेज ऑफ पीस, शांति की भाषा होगी। तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि पूरी मानव जाति एक है, क्योंकि उनकी पूरी भाषाएं एक है। तो कवि परमात्मा, कवि का ये इतना उद्देश्य है ना, कि इसके थ्रू कवि ये कहना चाहता है कि हम, यदि ये चाह रहे हैं कि हम सब एक रहें। आगे लिखा, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड। चलिए कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए कि हम पूरे समय के लिए, 12 महीनों के लिए नहीं शांत रह सकते हैं, 12 घंटे के लिए शांत नहीं रह सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स स्टॉप, चलो स्टॉप, रुक जाते हैं। फॉर 1 सेकंड, तो भैया 1 सेकंड के लिए तो रुक ही सकते हैं। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, एंड नॉट, और नहीं, मुंह घुमाते हैं, और अपने हाथों को, पैरों को सो मच, और अपने हाथों पैरों को बहुत ज़्यादा नहीं घुमाते हैं, है ना। अब यहाँ पर पूरे का मतलब, चलिए तो समझ में आई है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं, है ना, विच पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर। एक्चुअली में यहाँ पर ये सेकंड स्टैंजा में हमने देखा है, एक लाइन यहाँ से लेट से शुरू होती है, और दूसरी लाइन भी लेट से शुरू हो रही है, यू नो। द रूल इज, if there are two consecutive words which starts, same, which are same, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में कि अगर वर्ड्स सेम है, अगर एक ही लाइन में वो दोनों वर्ड्स होते, है ना, और मैंने कंसेक्यूटिव होते, मैंने एक के बाद एक आते, तो वहाँ पर क्या हो जाता? रिपीटिशन हो जाता। बट अगर एक ही शब्द मैंने दोनों लाइन में सेम जगह में यूज किया गया हो, तो वहाँ पर एनफ हो रहा है, क्या कहना चाहिए, पोएटिक डिवाइस होता है। तो यहाँ पर द पोएटिक डिवाइस व्हाट एवर यूज्ड हियर, एनफ हो रहा, वेयर, हियर लेट्स एंड हियर लेट्स, इन द, बिकॉज द टू लाइन्स आर, स्टार्टिंग वर्ड्स आर सेम। तो इसमें तो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या लिखा है। इट वुड बी एन exotic moment. It would be an exotic moment without rush, without insult. क्या कहते हैं? इट वुड बी, यह क्या, अगर सभी लोग शांत हो जाएंगे, तो यह वुड बी माने होगा, ये जो शांति फैलेगी तो होगी क्या? एक्सोटिक का मतलब ही होता है स्ट्रेंज मोमेंट, बहुत ही विलक्षण। एक्सोटिक माने विलक्षण,
अनोखा, तो ये बहुत अनोखी उपलब्धि होगी। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, बहुत ही विलक्षण क्षण होगा, या बहुत ही माने स्ट्रेंज या अनोखा माने क्षण होगा। विदाउट रस, जब जहाँ पर कोई विदाउट माने के बिना, रस कोई भी, कोई लोगों को भी कोई भाग दौड़ नहीं होगी, है ना, कोई भाग दौड़ नहीं होगी, लोगों को कोई जल्दी नहीं होगी। अब विदाउट इंजन, है ना, विदाउट इंजन कोई इंजन नहीं चलेंगे, कोई इंजन माने कोई हवाई जहाज नहीं चलेंगे, कोई रेल नहीं चलेगी, है ना, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, कुछ कोई ट्रक नहीं चलेगा, एज फार द इंजन आर कंसर्न दैट टू स्टॉप। तो मैंने पोएट आगे कहता है कि वी वुड ऑल बी टुगेदर। अब ऐसी स्थिति में जब सब कुछ शांत हो जाएगा, एवरीथिंग वुड बी सोलेम, शांत हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा, है ना, तो वहाँ जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, वी वुड बी, हम होंगे, ऑल सभी, क्या बी होंगे, क्या टुगेदर, हम सभी क्या रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, है ना। और साथ साथ रहेंगे तो ऐसे में क्या हो जाएगी, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और उसमें वहाँ अचानक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंजनेस, यहाँ स्ट्रेंजनेस का मतलब होता है शांति, अचानक बहुत ही अनोखी चीज़ हो जाएगी, स्ट्रेंज अनोखी चीज़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पहली बार ऐसा होगा, है ना, कि सभी एक साथ शांत हो जाएंगे, यानी इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, है ना। तो आगे इसमें थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस को देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर एक्चुअली में लिखा है इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यहाँ पर सडन स्ट्रेंजनेस इन द फोर्थ लाइन ऑफ द स्टेंजा, टू वर्ड्स आर रिपीटेड, है ना, सो हियर इलेक्ट्रेशन यूज्ड। ओके, नेक्स्ट वन, एक्सोटिक मीन विदाउट इंजन। यहाँ पर एक वर्ड है विदाउट, यहाँ भी आया विदाउट इन द सेकंड लाइन ऑफ द स्टेंजा। वी आर सीइंग देयर इज टू वर्ड्स without and without. If the two words which are same and if comes in the consecutive way, यदि माने दो वर्ड्स माने क्रम से आते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रिपीटिशन। तो यहाँ पर दूसरी पोएटिक डिवाइस यूज हो गई, रिपीटिशन यूज हो गई, और यहाँ पर क्या हो गया, एलिट्रेशन यूज किया गया। एक वर्ड और है डब्लू वी वुड, वी वुड, देयर इज टू अगेन टू consecutive same words, w and w, so here is also used alliteration. alliteration means जब दो वर्ड जिनके जो वर्ड अलग अलग हो लेकिन उनके जो साउंड हो वो कंसोनेंट से शुरू हो, सेम साउंड से, तो वहाँ पर alliteration होता है। तो यहाँ पर एक जगह और है स्ट्रेन, यहाँ तो बता दिए गए, सडन एंड स्ट्रेंजनेस, यहाँ भी alliteration है। ओके, सो लेट्स मूव टू another stanza. Fisherman, okay, फिर पोएट कहते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सीज वुड नॉट हार्म वेल्स। अब अगर शांति हो जाएगी, सभी लोग इस प्रकार से बैठ जाएंगे, है ना, तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक नेचुरल एक फायदा है क्या, कि जो फिशरमैन है, फिशरमैन मन द पर्सन हु फिशेस, है ना, फिशिंग, जो फिशिंग करते हैं यानी मछलियों को मारते हैं, कहाँ, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में, है ना, तो क्या करेंगे, वुड नॉट हार्म, वुड नॉट नहीं, हार्म नुकसान पहुंचाएंगे, वेल्स माने मछलियों को, तो जो बड़े जीव हैं समुद्री के बड़े जीव, उनका नुकसान नहीं होगा, है ना, इससे माने समुद्री जीवों की जान की रक्षा हो जाएगी, पहला काम हो जाएगा। दूसरा, और दूसरी चीज, एंड और द मैन, व्यक्ति जो गैदरिंग सॉल्ट, गैदरिंग इकट्ठा करते हैं, क्या, सॉल्ट और नमक, जो व्यक्ति जो नमक एकत्रित करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, तो वुड लुक देखेंगे, किधर देखेंगे, एट मनी, और किधर देखेंगे, हिज हर्ट मनी, उनके हर्ट मनी चोटी, हैंड मनी हाथों के, होता क्या है कि नमक को क्या करना चाहिए, नमक को गैदर करते हुए हाथों में क्या हो जाता है, पूरे हाथ जो होते हैं ना तो चोटिल हो जाते हैं, क्योंकि पूरे तरह से एक प्रकार से वो बहुत ही नुकसानदायक होता है बॉडी के लिए, है ना। नमक तो ऐसे भी शरीर में रख दिया कई दिनों तक तो पूरा शरीर गल जाता है ना। तो कुल मिलाकर के मानी पोएट ये कहते हैं कि यदि इस प्रकार से शांति हो जाएगी तो पहला फायदा क्या हो जाएगा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, है ना, वुड नॉट हार्म द वेल्स, यानी पहले से समुद्री जीवों की रक्षा हो जाएगी, है ना, यानी अपनी प्रकृति जो है तो सुरक्षित रहेगी। दूसरी चीज़, एंड द मैन, और मनुष्यों का भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा उनको जब शांति मिलेगी तो क्या करेंगे, अपने हाथों को देखेंगे, है ना, तो उन्हें लगेगा कि अरे मैं अपने भोजन की तलाश में और रोजी रोटी की तलाश में मैंने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा सा उनको भी रिलैक्स मिल जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा इस स्टेंजा में थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस को देख लेते हैं। यहाँ लिखा है
यहाँ पर 3 वर्ड्स, हिज हर्ट हैंड्स, हिज हर्ट हैंड, SH and H, you know the 3 words initial letter is started with consonant sounds, so here is alliteration. ठीक है, इतना ही है इसमें। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। सो रिटन दोज, जस्ट अ मिनट, ओके, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वर्स with gases, wars with fire, victory with no survivors। तो कहते हैं कि पोएट कहते हैं कि दोज, वो लोग, हु, जो प्रिपेयर तैयार करते हैं, जो शुरू करते हैं क्या, ग्रीन वार्स, है ना। अब यहाँ ग्रीन वार क्या है, व्हाट इज द ग्रीन वार जस्ट गोइंग टू सिग्निफाई, ग्रीन वार्स मीन डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों का कटाव। नेक्स्ट वन, वार विद, अब ग्रीन वार मतलब वही वनों का कटाव, तो वनों का कटाव यानी, है ना, जंगली जीवन की हानि। नेक्स्ट वन, वार विद गैस, अब वार विद गैस क्या है ना, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, व्हाट इज पॉल्यूशन, प्रदूषण। अब पॉल्यूशन कैसे होता है भाई, लोग कैसे माने वार विद गैस कैसे हो जाता है ना, ये पूरी प्रकार से सिंबलिज्म है यहाँ पर, है ना, ये पोएटिक डिवाइस से सिंबलिज्म है, बताते हैं आगे कैसे, है ना। तो वार विद, जब से बसें चलती हैं, रेल चलती है ना, एरोप्लेन चलती हैं, बाइक्स चलती हैं, सो मेनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलती हैं, तो इससे क्या होता है, पूरा वातावरण क्या हो जाता है, गैस से भर जाता है, पॉल्यूशन। तो ये एयर पोल्यूशन होता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, नेचर के लिए भी बहुत हार्मफुल है ना। बिना वजह के जो है, तो बिना टाइम की बरसात होने लगती है, भयंकर ठंडी हो जाती है, बहुत भयंकर गर्मी बढ़ जाती है। तो ये दिस इज काज्ड ड्यू टू ओनली द वार ऑफ गैस। तो ये दूसरा फायदा हो जाएगा, है ना, कि मैंने ये जो लोग तैयार करते हैं क्या, ग्रीन वार्स, और जो तैयार करते हैं क्या, गैस वार। थर्ड वन, वार्स विथ फायर। वार्स विथ फायर क्या है, वार्स विथ फायर का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ड्यू टू, जैसे वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है, दो देशों के बीच में युद्ध होता है, जनरली क्या करना चाहिए कि मिलिटेंट्स जो होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं, हमला करते हैं, तो इनसे जो है तो वार विथ फायर होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, ऐसे लोग जो ग्रीन वार यानी वनों का कटाव करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, वार विद गैस, है ना, पोल्यूशन बढ़ाते हैं, है ना, वार विद फायर, है ना, और विध्वंस करते हैं। तो विक्ट्री विद नो, उसमें फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि विक्ट्री यदि विजय तो मिली, विद नो सर्वाइव, लेकिन कोई सर्वाइव करने वाला बचा ही नहीं, है ना, सर्वाइव करने वाला मैंने उस विक्ट्री को कोई यूज करने वाला बचा ही नहीं, सब मर गए, तो उस विक्ट्री का क्या मतलब है, ये पोएट कहता है ऐसा, है ना। तो वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेस, तो पोएट क्या कहते हैं कि जब सब जगह शांति हो जाएगी, है ना, जब कोई युद्ध नहीं होगा, ग्रीन वार नहीं होगा, है ना, कोई गैस वार नहीं होगा, कोई फायर वार नहीं होगा, है ना, तो ऐसी स्थिति में जो विक्ट्री मिलेगी तो उसमें कोई ना कोई सर्वाइवर रहेंगे, है ना। अभी विक्ट्री तो मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है ना, सब शांत हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, है ना। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ना, वी वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ। अब क्लीन क्लॉथ का मतलब यहाँ पर क्या है ना, वी वुड पुट मैंने, वी वुड पुट मैंने हम क्या करेंगे, है ना, वी वुड मैंने हम, पुट ऑन मैंने पहनेंगे, क्लीन मैंने साफ, क्लॉथेज मैंने कपड़े। लेकिन यहाँ पर एज फार एज दिस क्लीन क्लॉथेज वर्ड इज कंसर्न, इट्स नॉट मीनिंग ऑफ सफ़ेद कपड़े, इसका मतलब सफ़ेद कपड़े नहीं है ना, इसका मतलब है न्यू थिंकिंग, नई सोच, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब कोई युद्ध नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमारी सोच विकसित होगी, है ना। तो यहाँ का मतलब क्या, क्लीन क्लॉथेज मीन टू से नई सोच, तो हमारे में नई सोच आएगी, है ना। दूसरी चीज़, क्लीन क्लॉथेज, क्लीन क्लॉथेज आदमी कब पहनता है, जब कोई उत्सव का माहौल होता है ना, तो यानी हर जगह उत्सव का माहौल होगा, शांति का माहौल होगा। तीसरी चीज़, जब कोई युद्ध होता है, युद्ध के समय जब आर्बिट्रेशन होता है, मध्यस्थता होती है, शांति होती है, तो वहाँ पर वाइट माने सफ़ेद रंग का कपड़ा जो है तो दिया जाता है। तो मेरे यहाँ पर कहीं ना कहीं एक माने दूर दूर से एक माने ऐसी बात समझ में आ रही कि कहीं क्लीन क्लासेज मीन से द वाइटनेस, मतलब शांति, एक शांति का पैगाम होगा, है ना। एंड और वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, एंड
अब जब हम माने नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, है ना, एंड वॉक अबाउट और बढ़ेंगे विद देयर ब्रदर्स, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अपने बीच में ब्रदर्स माने भाईचारा भी होगा, है ना। किस रूप में भाईचारा होगा, इन द शेड डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग माने कुछ नहीं करेंगे, कोई विनाश नहीं करेंगे, कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, कोई बार नहीं होगा, ऐसे में इन द शेड, इन द शेड माने प्रोटेक्शन, यहाँ शेड मतलब छाया नहीं है, इन द शेड मीन टू से इन द प्रोटेक्शन, माने माने हम लोग एक दूसरे क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, काहे प्रोटेक्ट करेंगे, जब हमारे बीच में भाईचारा हो जाएगा, है ना, जब हमारी सोच बदलेगी, हम नई सोच में के साथ आएंगे, है ना, तो हमारे बीच में क्या भाईचारा होगा, जब भाईचारा होगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, वी लोग वी वुड लाइक टू प्रोटेक्ट, है ना, टू ईच अदर एंड डूइंग नथिंग मीन्स देयर वुड बी नो नन वार एट ऑल, ऐसा। तो कहीं ना कहीं मैंने पोएट का इरादा है कि मैंने प्रकृति की सुरक्षा की जाए, अब इरादा तो उनका बहुत सारा है ना। अब थोड़ा सा अपन इसकी पोएटिक डिवाइस को देख लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज की गई। अब यहाँ पर सेकंड लाइन ऑफ द स्टेंजा, सेकंड लाइन में देखते हैं, ओके, शुरुआत से ही करते हैं, शुरू से, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, नंबर 1, वार विद गैस, गैस वॉर, नंबर 2, वार विद फायर। एक्चुअली में यहाँ पर ये जो है, तो जो तीनों वर्ड्स आए हुए हैं, है ना, तो यहाँ पर जो है, तो एक संकेत का प्रयोग किया गया है ना, जैसे लिखा है दोज विद प्रिपेयर ग्रीन वार्स, तो ग्रीन वार मतलब यहाँ पर एक संकेत है ना, क्या डिफॉरेस्टेशन माने बात कुछ और हो रही है और संकेत किसी और की तरफ हो रहा है ना। गैस वार यहाँ भी कहीं ना सिंबोलिज्म, इन दोनों लाइन में सिंबोलिज्म पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है ना, ये चीज हो गई। नेक्स्ट वन यहाँ पर वार, नेक्स्ट वन यहाँ वार विद विद वार विद, यानी वार विद यहाँ इन दोनों जगह मैंने दो कॉन्सोनेंट्स, सेम कॉन्सोनेंट्स आए हैं, ठीक है। द वर्ड इज डिफरेंट बट एज फार एज द साउंड्स ऑफ द लेटर इज कंसर्न दैट इज सेम एंड टू आर मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स आर हियर, सो हियर वुड बी एलिट्रेशन, यहाँ एलिट्रेशन हो जाएगा। और यहाँ वार विद, अगेन वार विद एलिट्रेशन इज हियर, ओके। और आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है क्लीन क्लॉथेस, क्लीन क्लॉथेस। अब यहाँ पर क्लीन क्लॉथेस का मतलब सफ़ेद कपड़े नहीं है, यहाँ भी कहीं ना कहीं सिंबल यूज किया गया है, एक सांकेतिक है, ठीक है, तो यहाँ भी सिंबलिज्म यूज किया गया है, ठीक है। क्लीन क्लॉथेस मतलब जहाँ पर नई सोच, तो यहाँ पर स्ट्रेस किया जा रहा है नई सोच के लिए, यहाँ भी सिंबलिज्म यूज किया गया है, ओके। नेक्स्ट वन शेड, यहाँ पर एक वर्ड है शेड, ये शेड है, तो शेड का मतलब होता है प्रोटेक्शन, शेड मीन टू से प्रोटेक्शन, गिव द प्रोटेक्शन, तो यानी ये शेड जो है वर्ड मीनिंग अपनी लेकर नहीं चल रहा है, बल्कि इसका शेड मैंने क्या कहीं ना कहीं एक सिंबल है ना, तो यहाँ पर ये शेड, यहाँ भी सिंबलिज्म यूज किया गया, पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, ओके। लेट्स मूव टू अनदर स्टेंजा। सो what I want should not be confused, पोएट कहते हैं कि what I want, what जो कुछ भी आई यानी मैं वांट चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज, इसमें शुड नॉट बी नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी भाषा से ऐसे लोग समझ में आ रहा है कि लोग जो है तो अपने आप को सोचते हैं कि उन्हें कुछ काम ही नहीं करना चाहिए, मेरा मतलब ये नहीं है ना। व्हाट आई वांट, जो मैं कहता हूँ उसमें शुड नॉट बी कंफ्यूजन, ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। विद टोटल इनएक्टिविटी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि नॉट बी, यहाँ पर एक नॉट बी कंफ्यूज के साथ नॉट बी टोटल इनएक्टिविटी, है ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है मैं पूरी तरह से निष्क्रियता नहीं चाहता हूँ कि लोग काम करना बंद कर दें, काम करना बंद ना करें, है ना। फिर आगे क्या लिखा है, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। कहते हैं कि लाइफ इज व्हाट, लाइफ जिंदगी वही है, पहले इसको यहाँ से जोड़ेंगे, लाइफ इज व्हाट जिंदगी वही है ना। इट इज अबाउट क्या, एक्टिविटी, माने जिंदगी वही है जहाँ एक्टिविटी हो, एंड एक्टिविटी नहीं, एक्टिविटी माने जिंदगी वही है,
आदमी अभी जिंदा रह सकता है जो पूरी तरह से एक्टिव हो, पर वो एक्टिविटी पॉजिटिव में होनी चाहिए, मतलब उनका सिर्फ इतना सा है। ठीक है, तो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट इनएक्टिविटी से एक्टिविटी निकाल लेंगे, यानी जहाँ पर क्रियाशीलता हो, लोग काम तो करें लेकिन काम माने लोगों को बर्बाद करने के लिए नहीं, प्रकृति का क्षरण करने के लिए नहीं, है ना, वातावरण को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा काम करें जिससे लोग खुश रहें। आगे क्या कहते हैं, आई वांट नो ड्रग विद डेथ। कहते हैं कि जब डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, वनों का कटाव नहीं होगा, युद्ध नहीं होंगे, है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आई वांट, मैं चाहता हूँ कि नो ट्रक, कोई भी ट्रक माने लारी, विद डेथ माने मैं नहीं चाहता हूँ कि युद्ध हो, अयोध्या में ट्रक भर भर करके माने लाशें घर आए, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। आई वांट नो ट्रक विद डेथ इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। यदि हम वी यानी हम वर होंगे, वर माने थे या होंगे, नॉट सो इतने सिंगल माइंडेड का मतलब होता है ना, एक दिमाग वाले। अब एक दिमाग का मतलब क्या होता है, यदि हम सबकी दिमाग एक जैसी नहीं होगी, यानी हम अगर सभी शांति को नहीं अपनाएंगे, है ना, तो ऐसी स्थिति में युद्ध होंगे, और युद्ध में ऐसी स्थिति बन सकती है कि ट्रक जो है तो लाशों को भर कर लाएं। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, हमारी जो जिंदगी है ना, तो क्या होनी चाहिए, मूविंग माने चलते रहना। ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि मेरी जिंदगी बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, हाँ, उसमें क्या है, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेकर चलना है। एंड और फॉर वंस कुड डू नथिंग, और फॉर वंस एक बार कुड डू करना है नथिंग, एक बार एक काम जरूर करना है, कुछ भी गलत नहीं करना है। कुड डू नथिंग माने हमें एक बार ऐसा काम करना है कि हमें कुछ भी गलत नहीं करना है। अब थोड़ा इतने में से थोड़ा पोएटिक डिवाइस को देख लेते हैं। द पोएटिक डिवाइस व्हाट एवर यूज्ड हियर, यहाँ पर स्टेंजा में 1 2 3 4 5 6 नंबर में शो सिंगल इलिट्रेशन इज हियर। अब ज़्यादा बताने की आवश्यकता है कि इलिट्रेशन क्यों है ना, वो इस बात है कि वाई द इलिट्रेशन इज यूज्ड हियर, है ना। Another one, we were. So again here alliteration, two or more conjugative words comes and similar sounding W and W. Okay. यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस और यूज की गई है, what I want should not be confused with total inactivity। जब पोएम की माने विशेषता है कि पोएम में हर पंक्ति का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ना, या लगभग पहली माने पंक्ति जो है तो जब लास्ट हो जाती है तो उसका दूसरा वर्ड जो है नए सिरे शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर व्हाट आई वांट, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पंक्ति लिखी हुई है, उसके बाद वो सेंटेंस फिर चला और फिर अगली पंक्ति में भी वही सेंटेंस चलता रहा, है ना। तो ऐसा कई बार था। यहाँ पर इंजॉर्बमेंट एक मतलब पोएटिक डिवाइस है, उसका यूज किया गया है। चलिए, यानी आज ऐसी स्थिति है तो वहाँ इंजॉर्बमेंट पोएटिक डिवाइस होती है। आगे, परहैप्स शायद अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। कहते हैं कि परहैप्स शायद अ ह्यूज बहुत बड़ा साइलेंस जो शांति है ना, परहैप्स शायद, है ना, शायद ह्यूज साइलेंस इतनी बड़ी जो शांति है, माइट सके इंटरप्ट रोक देना दिस सैडनेस, इस सैडनेस माने सैडनेस का मतलब होता है दुख को। कौन सा दुख, जब लाशें घर में आएंगी, है ना, तो बहुत बड़ा दुख होगा। लेकिन जब शांति हो जाएगी तो शायद ये जो है तो सैडनेस नहीं आएगी। तो कहते हैं परहैप्स दिस ह्यूज साइलेंस, ये इतनी बड़ी शांति कि सब लोग जब माने इस प्रकार से पॉजिटिव वे में सोचने लगेंगे, है ना, तो शायद ऐसी स्थिति में इस प्रकार का दुख जो है तो ना आए। आगे, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ। आप नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, जिसमें हम जो है तो अपने आप को ना समझें, किसमें जब युद्ध होता है तो आदमी एक दूसरे को नहीं समझ पाता। एंड और आप थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और अपनों को ही थ्रेटनिंग डराते रहें, अवर सेल्फ स्वयं डरें
और अपनों को डराते रहें, मृत्यु का डर रहे, है ना, तो जो अशांति होगी, है ना, तो ऐसी स्थिति बन सकती है ना। तो हो सकता है कि जब शांति आएगी तो ये जो है, तो ये सैडनेस, है ना, ये थ्रेटनिंग ऑफ डेथ, है ना, तो क्या हो, कम हो जाए ऐसा। तो हियर non-poetic device used at all, whatever I am seeming here. Let's proceed to another stanza. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead. Perhaps शायद जो अर्थ पृथ्वी है, कैन टीच हमें पढ़ा सके, कैन सके टीच सिखाना अस हमको, एज जैसा कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मर जाती का मतलब जैसे जब पृथ्वी में भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है ना, ज्वालामुखी वोल्केनो फटती हैं, तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा हलचल होती है, सुनामी आती है, लेकिन फिर क्या होता है, शांति, जब शांति छा जाती है तो ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि देखने के बाद ऐसा लगता है, लेकिन प्रकृति से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर्याप्त शांति होती है। तो ये कहते हैं, पोएट कहते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को कुछ सीखने की आवश्यकता है। यही लिखा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में, लेटर माने बाद में, प्रूव्स टू बी अलाइव, है ना, ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रूव्स टू बी अलाइव, प्रूव्स प्रमाणित हो जाते हैं टू बी अलाइव कि सब जिंदा है ना। तो मैंने कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें जो हैं, तो अपन को भी सीखनी चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि जब हम पहले से ही शांत रहेंगे, है ना, और कभी कितनी भी अशांति की स्थिति हो, लेकिन हमें पृथ्वी सीखना चाहिए कि अशांत में भी कैसे शांत रहा जाता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। यहाँ पर दो चीज़ें आई थी। पहली बार मैंने पोएट ने कहा था कि नाउ वी विल काउंट टू, यहाँ पर पहली बार उन्होंने कहा था नाउ वी विल काउंट टू अप टू 12। इस बार उन्होंने कहा नाउ आई विल काउंट टू, उन्होंने कहा था कि नाउ अब आई विल काउंट, मैं गिनूंगा अप टू 12, मैंने मैं शांति रखूंगा, एंड और यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और मैं, चूंकि आपसे मैंने पहले ही अनुरोध पूछा होता है, यानी आप भी शांति रखें, है ना, जब आप भी शांत रहेंगे, हम भी शांत रहेंगे, है ना, तो अब आसानी से जा सकेंगे। तो नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ भी जो है तो एंजाइममेंट पोएटिक डिवाइस का यूज किया। यहाँ नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड, यानी ये जो पोएम थी, तो पहली लाइन यहाँ पर न समाप्त होकर के, है ना, वही मेरी पंक्ति दूसरी चलती रही थी। यहाँ भी एंजाइममेंट पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर keep quiet and I will go. There is no other poetic device used over here. No repetition. Anyway, so that's all. तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमने ये पोएम के बारे में बताया है, the words whatever comes, you know, appears before us, which were electary also, so you won't have to cram it, only to understand it, और यदि इसको बार बार रिवीजन किया जाएगा तो इसमें थोड़ा सा जल्दी समझ जाएंगे। हाँ, किसी चीज़ को प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, दैट वी नीड टू मेक प्रैक्टिस ओवर इट। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।